नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम व्यवस्था, कोलेजियम के रिकमेंडेशन से नियुक्त हुए जज और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, अब सवाल इस प्रक्रिया के ऊपर उठ रही है क्योंकि केजरीवाल के जमानत पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से एक विचारधारा के आधार पर दो जजों की बेंच ने यह फैसला लिया और दो में से एक जज जस्टिस संजीव खन्ना उस कॉलेजियम का हिस्सा हैं जो दूसरे जजों को नियुक्त करता है, जो हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट में जज के नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन करता है, उसी कॉलेजियम के हिस्सा हैं। और इन जजों के बैकग्राउंड अब सामने आ रहे हैं, दिख रहे हैं। ये असली सच्चाई क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनते हैं उसमें से 90% जज वैसे कैसे होते हैं जिनके पिता, दादा या फिर उनके करीबी रिश्तेदार जजशिप में हो, यानी हाई कोर्ट के जज रहे हों या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों। ये कैसे हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति जो कि वकालत की पढ़ाई कर रहा है, जो बहुत बड़ा वकील नहीं है, जिसका नाम वकालत में बहुत ऊपर नहीं है, जिसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है, वो जजशिप के लिए आगे आते हैं और कॉलेजियम रिकमेंड उन लोगों को करता है जिनके परिवार के लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो बड़े वकील, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऐसे पद पर रहे हैं, या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन के लेकर भी आजकल बात हो रही है क्योंकि कॉलेजियम में एक जज ऐसे हैं जो बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हैं, जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं, कांग्रेस के समर्थन से गवर्नर बने और फिर उनके बेटे आज उस कॉलेजियम के जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनके फैसलों पर भी कई बार सवाल उठता रहा है कि इन लोगों का विचार संविधान पर हावी हो रहा है, कानून पर हावी हो रहा है। ये कानून की व्यवस्थाएं जिस तरीके से चलनी चाहिए उस पर इनके अपने निजी विचार इस तरह से हावी हो रहे हैं जो कि फैसलों में दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 5 जज हैं और 5 जजों में सीजेआई चंद्रचूड़ का नाम तो है ही क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब चंद्रचूड़ की बात करें, सीजेआई चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के लंबे समय तक चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और क्या किसी ने ये नाम सुना था जज बनने से पहले? सुप्रीम कोर्ट से पहले या हाई कोर्ट में भी जज रहे, लेकिन उससे पहले तो वकालत ही करते थे। वकालत करते हुए ये जज बने, लेकिन क्या चंद्रचूड़ का नाम ऐसे बड़े वकीलों में शुमार होता था जैसे कि उस समय के दौर से अब तक राम जेठमलानी का हो, रानी जेठमलानी का हो, या फिर अरुण जेटली का हो, कपिल सिब्बल का हो, या फिर अभिषेक मनु सिंह भी अभी हैं, केटीएस तुलसी हैं, कई ऐसे बड़े वकील हैं जो जज नहीं बनना चाहते क्योंकि उनकी फीस लाखों में है। उनकी कमाई अगर महीने की देखी जाए तो 10-5 हियरिंग भी कर लिए तो करोड़ों में आ जाएगी कमाई हर महीने की, जो कि जजों के जो साल 2 साल के वेतन के बराबर होता है। वो क्यों नहीं जज बनते? आखिरकार ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या जो सामान्य वकील, फेलुअर सब तरीके का वकील होते हैं और जिनके पिता जज रहे हैं किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वो जज की तैयारी कर लेते हैं? क्या कॉलेजियम में बैठे हुए जज ये देखते हैं कि ये जो वकील हैं जिनके पिता भी जज रहे थे उनको नियुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि इनके पास खानदानी एक्सपीरियंस है? इसी तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ के पिता भी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रह चुके हैं और अब वो खुद सीजेआई हैं। दूसरे जज जो इसी कॉलेजियम में हैं वो है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना वही जज हैं जिनके बेंच ने केजरीवाल को जमानत दी है। उनके साथ एक और
जस्टिस दीपांकर दत्त भी थे, 2 जजों की बेंच थी जिसने लगातार ये तर्क दिया कि चुनाव में लेवल प्लेइंग को लेकर एक सवाल उठ रहा है। सवाल कौन उठा रहा है? विपक्षी पार्टियां उठा रहा है। तो इसलिए इन पार्टियों के सवालों का जवाब यही होगा कि इनको जमानत दे दी जाए, लेकिन उसमें भी सिलेक्टिव जमानत की व्यवस्था होगी। अगर लेवल प्लेइंग की बात होती और इनके दिमाग में एक विचार आया तो उस विचार के आधार पर तो मनीष सिसोदिया को भी, या फिर उस विचार के आधार पर तो के कविता को भी, या फिर इससे भी बड़ी बात समझ लीजिए कि उस विचार के आधार पर तो हेमंत सोरेन को जरूर से जरूर दे देना चाहिए थी, जमानत दे देनी चाहिए थी, क्योंकि हेमंत सोरेन तो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। किसी एक स्टेट के सीएम रहे गिरफ्तारी से पहले तक, उन्होंने गिरफ्तारी के समय रिजिग्नेशन दिया कि अब गिरफ्तार होना है तो हम उस लिस्ट में क्यों शामिल हो, जो कि कोई भी सर्विंग सीएम जेल के अंदर जाता है, जैसे अरविंद केजरीवाल है जो जेल के अंदर भी सीएम बने हुए रहे और अब बाहर आए हैं तो सस्पेंडेड सीएम हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जाना है, उनको सचिवालय के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाना है, अपने किसी अधिकारी से मीटिंग नहीं करनी है, किसी फाइल पर साइन नहीं करनी है। वो सीएम के तौर पर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर के तौर पर बाहर आए हैं। ये विचार था और उस विचार में संजीव खन्ना शामिल थे जो अभी कॉलेजियम के जज हैं। 5 जजों के कॉलेजियम व्यवस्था में ये दूसरे नंबर पर हैं। इनका भी नंबर आगे है क्योंकि ये वरिष्ठ जज हैं और आगे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। इसलिए इनकी विचारधाराएं जो बनती है वो उन विपक्षी पार्टी के नेताओं को सपोर्ट करने के लिए ही बनती है, ताकि आगे हमारी व्यवस्थाएं अच्छे होने में ये लोग सहयोग करें, ये लोग हमारे ऊपर बार बार सवाल ना उठाते रहें। और जस्टिस संजीव खन्ना की जहां तक बात है, उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे और वहीं पर इन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत की। दिल्ली हाई कोर्ट में ही बार एसोसिएशन में इनरोल्ड हुए, वहां कुछ समय प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कैसी चली ये तो अब सवालों के घेरे में है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज जरूर बन गए। और उसके बाद दूसरे जो और हैं जस्टिस दीपांकर दत्त, उनके पिता भी सलील कुमार दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे और ये भी वहीं प्रैक्टिस करना शुरू किए। और प्रैक्टिस कैसे चली ये तो जांच के दायरे में है, लेकिन फिर भी ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज बन गए और कई हाईकोर्ट घूमता हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में है। यही दोनों जज थे जिनके बेंच ने केजरीवाल के जमानत देने के लिए एक फैसला दिया, अपने विचार के आधार पर, कानून के आधार पर नहीं। लेकिन कॉलेजियम में एक और जज हैं बीआर गवई। जस्टिस बीआर गवई के पिता आरएस गवई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट के प्रमुख थे। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग भूमिका निभाई। जिस आरपीआई के अभी प्रमुख एक और नेता अभी मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन अभी वो गवई गुट के प्रमुख नेता थे जो कांग्रेस के सहयोग से रहते थे और वहां पर कहा जाता है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत करीबी थे। इसलिए उनके व्यवस्थाएं जो आगे चली वो कांग्रेस डोमिनेटेड चली और फिर उन्हें गवर्नर बना दिया गया। और उनके बेटे जस्टिस बीआर गवई हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, और उनके अलावा एस बोपन्ना भी उस कॉलेजियम सिस्टम में हैं जिसमें 5 जजों ने नियुक्ति की प्रक्रिया को ऐसे बना दिया है कि सरकार की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट में ही कई ऐसी याचिकाएं दायर की गई कि सरकार इस कॉलेजियम व्यवस्था के रिकमेंडेशन को इग्नोर क्यों कर रही है। इन लोगों ने कई ऐसे नाम दिए जिस पर सरकार ने उंगली उठाई कि इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती, और इनकी नियुक्ति नहीं होने के बाद जब सरकार ने उस पर उंगली उठाई, सरकार ने उस फाइल को रोक लिया, तो फिर वकीलों की फौज सामने आ गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कि देखिए ये न्यायालय की अवमानना है, सरकार पर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को लेकर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं लेकिन इसे भ्रमित करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जैसे जजों के नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनता है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जिस पर सरकार ने कहा था कि जज ऐसे ही इतने परेशान रहते हैं मुकदमे की पैरवी में, और ऐसे समय में जब 5-5 जज इन्वॉल्व रहेंगे
सिर्फ हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर या सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में, तो उससे समय ज्यादा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लगता है, जिसके कारण इनके न्यायपालिका से संबंधित काम यानी जो फैसले सुनाते हैं उसमें लंबा समय लग जाता है। और यही वजह है कि 69,000 मामले अभी भी दसियों साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और उस पर फैसला नहीं आ पा रहा है। लेकिन सरकार की उन बातों से इनको कोई लेना देना नहीं था और इसलिए जब सरकार ने एनजेएसी की बात की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे कानून की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि यह संसद से पारित हो चुका था, राष्ट्रपति से अनुमति मिल गई थी। फिर भी एनजेएसी पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं नहीं, हमारी ऑथोरिटी में होगा कि कौन से जज कहां पर नियुक्त किए जाएंगे, यही व्यवस्था है जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट पर नजर डालेंगे। तो एक दो नहीं, कई जज ऐसे हैं जिनके पिता जज रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, महाधिवक्ता रहे हैं। उसमें पीवी संजय कुमार भी हैं जिनके पिता रामचंद्र रेड्डी आंध्रा हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल थे और सरकार के कितने करीबी, क्योंकि एडवोकेट जनरल सरकार ही नियुक्त करती है। इतने बड़े वकील के बेटे ये हैं। अभी जस्टिस नागरत्ना की बात करें, उनके पिता वेंकट रमैया सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और ऐसे ही कई नाम है। पंकज मित्तल जो जज बने, उनके पिता नरेंद्र नाथ मित्तल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे और वहीं पर इन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत की और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जज बने, फिर घूमते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। यह लिस्ट बहुत लंबी है, ये 7, 8, 10 जजों की बात नहीं है, बल्कि 80 से 90% देखेंगे कॉलेजियम से अपॉइंटेड जज वही हैं जिन लोगों ने यहां पर अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया। उनके पिता जज हैं, उनके आसपास के लोग जज हैं। जैसे ये जस्टिस दीपांकर दत्त की बात करते हैं, उनके पिता जज तो हैं ही, लेकिन उनके पिता के जज होने के बाद भी उनके ब्रदर इन लॉ अमिताभ राय जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, पूरा का पूरा खानदान इसी पेशे में है और इनको भी जज बनाया गया, हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आए। मतलब जिस तरीके से इन लोगों ने रिकमेंडेशन करना शुरू किया और उस रिकमेंडेशन में सरकार की क्या भूमिका रही, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि पिछली बार जब याचिका दायर की गई थी तो उसमें एक वकील थे हैं प्रशांत भूषण, जो कि बराबर सरकार के खिलाफ ऐसी याचिकाएं एनजीओ के माध्यम से लेकर जाते हैं। वो उस समय एनजीओ कॉमन काउज के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका में सुनवाई कर रहे थे और जो लॉजिक था कि देखिए सरकार कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है कि 16 बार ऐसे जज बनाने की प्रक्रिया बनी जिसमें 16 बार सरकार ने ठुकरा दिया किसी नाम को। ऐसे 20 जज हैं जिनके पहली बार जिनके नाम का रिकमेंडेशन हुआ, सरकार उस पर फैसला नहीं ले रही है। 11 जजों के ट्रांसफर पर सरकार फैसला नहीं ले रही है। उसमें से 5 ऐसे वकील हैं जिनको जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार रिकमेंडेशन किया, लेकिन सरकार उस पर फैसला नहीं ले रही है। और ऐसे वकीलों की संख्या कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये जानेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि उसमें जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे सौरभ कृपाल का नाम था। सौरभ कृपाल के पिता जस्टिस बीएन कृपाल वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और सौरभ कृपाल अभी दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एक गे हैं और उनके जो बॉयफ्रेंड कहें, गर्लफ्रेंड कहें, जो भी हैं वो स्वीडिश नागरिक हैं। इसीलिए सरकार ने सवाल उठाया था कि हमें जो इनपुट मिला है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कि ऐसे व्यक्ति को जज नहीं बनाया जा सकता जिसका पार्टनर जो है वो विदेशी नागरिक है और उससे समस्याएं बढ़ सकती है, लीक हो सकते हैं कई मामले। उसी तरीके से जॉन सत्यन के नाम का रिकमेंडेशन किया गया था। ये जॉन सत्यन कौन है? मद्रास हाई कोर्ट के जज बनाने के लिए, जिसका नाम को देखिए, जॉन सत्यन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्विंट जैसे पोर्टल पर मोदी विरोधी कई आर्टिकल लिखे हैं, जिन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था वकील रहते हुए ही, शेम ऑन यू इंडिया। क्योंकि एक नीट का एग्जाम देने वाली छात्रा जो थी उसने सुसाइड कर लिया था और उसको लेकर इनको भारत पर अपमान महसूस होने लगा कि हम भारतीय हैं, भारत माता की बात करने लगे कि इस पे कहां कहां कितना अन्याय हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो जानकारी सरकार को मिलती है
वो सरकार अगर इनको जज ही बना दे तो फिर केजरीवाल की जमानत जैसी घटनाएं तो होती रहेगी। इसलिए सवाल उठ रहा है, कॉलेजियम को खत्म करने की व्यवस्था लाई जा रही है। एनजेएसी पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन सरकार ने बार बार कहा था हम तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाकर रहेंगे, इसमें जो फेरबदल होगी उसके अनुसार होगी, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे सुप्रीम कोर्ट फिर से इसमें अड़चन पैदा न कर सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।